I would like to start with a common question to both of you. Sure. So, considering that in India, law has progressed throughout these past 75 years in major ways, like IPC has now become BNS. We have so many more layers of courts and so many new judicial systems and reforms that are in place. But yet, when we talk about our current situation, we have around 51 million pending cases throughout all our criminal layer courts in the entire country. And other than that, we can also notice that there's, the entire phrase about justice should not be delayed is something that is, being highly debated in this current era. So my first question to both of you is, why do you think that, this delay is occurring in our judicial system despite all of these reforms? And my second question is that now we are sitting in a room full of future lawyers who are later going to reform the judiciary and who are going to become judicial officers in the future. So how do you think they can reform our entire judicial system to make it more efficient in practice as well and not only in paper? So we'll start with Tarun sir. मैं सबसे पहले तो यहाँ पे सारे आंसर्स हिंदी में दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं भी कई बार पीछे बैठता था पहले अपने लॉ जब मैं कॉलेज में था या पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में था ना पीछे बैठता था मेरे को लगता था कि यार जो सामने पर्सन आया वो अगर हिंदी में बात करे तो मैं हार्ट टू हार्ट एक बात टच होती है तो जो मैं आंसर दूंगा हिंदी में दूंगा ताकि आप सभी को समझ आए और मैं आज ग्राउंड लेवल की बातें करूंगा जो बहुत ज़रूरी है समझनी हमारे लिए जो मैंने खुद एज एन एडवोकेट फेस करी है इन द इनिशियल फेज ऑफ माई एडवोकेसी। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है इनका कि जी ये बताइए आपकी क्या रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे डिले हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे कोर्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। अगर आप 30,000 कोर्ट पे जाओगे तो एनेक्सर बिल्डिंग्स इंक्रीज़ हुई हैं यहाँ पे अनदर वहाँ पे रोड पार एक और न्यू कोर्ट बना है। बट अभी भी जितने भी कोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएं जब तक यहाँ पे मेन इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं होगा बिल्डिंग्स बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको सबसे पहले ज़रूरत क्या है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे जुडिशियल पर्सन होता है जो जुडिशियल बॉडी है कोर्ट ऑफिसर है उसको यहाँ पे ज़रूरी मेरा मानना है कि उसको एज एन एडवोकेट नीचे एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि जब वो नीचे प्रैक्टिस करेगा तब उसको पता चलेगा ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं। अगर ग्राउंड लेवल ही नहीं पता होगा तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर सीट पे किस तरीके से चेंज आएगा। हालांकि जुडिशियल सिस्टम में यहाँ पे जितने भी जजेस हैं चाहे वो अभी फ्रेशली यहाँ पे प्लेस हुए हैं या फिर पहले से हैं वो सारे ब्रिलियंट माइंड्स हैं। बट यहाँ पे बेसिक चीज़ ये है अगर वो पर्टिकुलर 1 साल या 2 साल के लिए एट लीस्ट नीचे ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे तो वो वहाँ पे एक गैप कम होगा क्योंकि हम जब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर जुडिशियल ऑफिसर से मिलते हैं कोर्ट में बात करते हैं कोई फ्रेश केस आते हैं और फ्रेशली एक यहाँ पे जज होते हैं तो जज साहब को लोकल कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके लिए यहाँ पे उनको समझने के लिए टाइम लगता है और कोर्ट का एक मिनट जो होता है बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट आपका एक केस है अगर आज उस पर्टिकुलर डेट पे कुछ इफेक्टिव नहीं हुआ तो यहाँ पे 3 महीने की डेट आपकी दोबारा चली जाएगी। तो बेसिक यहाँ पे ये है कि जो भी पर्सन एक जुडिशियल बॉडी वहाँ पे वर्क कर रही है जो ब्रिलियंट माइंड है वहाँ पे माइंड से उसको बुक नॉलेज अच्छी है बट एक प्रैक्टिकल नॉलेज मेरा मानना है बेसिक्स होनी चाहिए ताकि यहाँ पे टाइम वेस्टेज ना हो एक पर्टिकुलर पीरियड की। एक हियरिंग अगर आप पर्टिकुलर एक कोर्ट रूम के अंदर कहते हो कि 10-20 केस मिनिमम लगती है 20 केस का मतलब है 20 केस के अंदर 3 महीने की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को जो कि बिल्कुल फ्रेश नहीं यहाँ पे बैठे हैं उनको कुछ चीज़ें समझने में टाइम लगता है। गलती उनकी नहीं है। एक लॉ स्टूडेंट है वो LLB के बाद यहाँ पे जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करता है जज बन जाते हैं बट बेसिक नहीं हो रहा क्लियर। दूसरी चीज़ यहाँ पे डिले होने के पीछे कई बार एडवोकेट साहब नहीं आ पाते अपोजिट तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक्सक्यूज हो जाता है कि जी अपोजिट वकील साहब की तबीयत खराब है। इसके बाद भी यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो जाता है कि लंबी डेट आ जाती है। मेरा मानना है एक केस के अंदर एटलीस्ट अगर 2 वकील होंगे तो अगर एक वकील साहब की तबीयत भी खराब है या फिर एक वकील साहब नहीं आ पा रहे तो दूसरे वकील साहब उस मैटर को एंटरटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और कहूँगा यहाँ पे जो इंटर्न्स हैं उनकी भी कहीं ना कहीं गलती होती है। इंटर्न्स क्या करते हैं कि वो कोर्ट में आते हैं वकील साहब को ज्वाइन करते हैं फाइल रीड नहीं करते। अगर आप इंटर्न हो एज एन इंटर्न आप एनरोल्ड हो आप यहाँ पे कोर्ट में अपने वकील साहब सीनियर के साथ जा रहे हो तो आपको अगर आपको फाइल पता है कि फाइल में लिखा क्या है कि फर्स्ट पेज से लेके एंड पेज में क्या हो रहा है ऑर्डर शीट्स में क्या है आपने फाइल इंस्पेक्ट करी होगी आपका वकालतनामे पे नाम लिखा हुआ है कि जी ये पर्टिकुलर वकील साहब भी इस केस के अंदर तो आप वहाँ आर्ग्यू कर सकते हो। क्यों टाइम वेस्ट करना। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं अगर इन बेसिक चीज़ों पे ध्यान दे दिया जाए तो यहाँ पे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या था सेकंड पार्ट था
बताएंगे कि सर आप जो बोल रहे हैं ना, बेसिकली दिस एंटायर रूम, यहाँ पे सारे लोग फ्यूचर लॉयर्स बनने वाले हैं. सो एज फ्यूचर लॉयर्स, हाउ डू वी चेंज द जुडिशियल सिस्टम? क्योंकि आप बोल रहे हैं ना कि ये सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं अभी इंडियन जुडिशियल सिस्टम में. सो व्हाट कैन वी डू एज यंग पीपल? बीइंग यंग, आपको मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, फ्रॉम द फर्स्ट डे पहले ये देखो कि आप पर्टिकुलर किस किस सीनियर्स के पास जा रहे हो. सीनियर्स को अप्रोच करो, काफ़ी सीनियर्स मिलेंगे आपको, बट उन सीनियर के साथ जुड़ना जो आपको इफेक्टिवली चीज़ समझाएं. आप जाओ तो उनके पास टाइम हो. किसी ऐसे सीनियर के पास जाने का भी फ़ायदा नहीं है जिनके पास इतने सारे केसेस हैं, आपको समझाने का टाइम ना दे पाएँ. ठीक है, यहाँ पे हमारे देश में जितने वकील हैं, मैं कहूँगा सारे जीनियस हैं, लिटरली सारे जीनियस है. कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको अपने पर्टिकुलर फील्ड ऑफ लॉ के अंदर नॉलेज कम हो. दे ऑल आर जीनियस. बट आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा कि आपको किस वकील साहब को ज्वाइन करना है, किन वकील साहब से आपके ज़्यादा इंटरेक्शन अच्छे से हो पाए. शाम को उनके साथ आप क्वेश्चन कर सको, सर आज की पर्टिकुलर हियरिंग में ये पर्टिकुलर चीज़ समझ नहीं आई, एक बार रिक्वेस्ट है समझा दो. वो आपको समझा देंगे. अब ऐसा नहीं होगा कि वो स्कूल चल रहा है आपको रोज़ बैठ के समझाएंगे. आपको खुद से पूछना पड़ेगा. बच्चे बहुत सोचते हैं, झिझकते हैं पूछने में, जो गलत है आप लोगों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा अगर आप यहाँ चेंज लाना चाहते हो तो. Very well said, and I think, sir, it's definitely right because I mean, I'm also a second year law student, so I can definitely relate with the fact that, you know, there are so many good lawyers here, but we only have a rapport with very few lawyers whom we consider as a mentor. And so, speaking of the same question to you as well, so what are your thoughts on this? And now continuing and adding on a little bit. So, you know, as we have a lot of law students here, what do you think are few practices that people should be doing, especially, you know, when they are learning law in these 5 years? Well, I think one of the greatest things that you can do as a law student is read. But I'll address the question that you posed to both of us first. I think our courts are also at some level failing the litigant. And the answer to that is something that all of us as lawyers see every day. One of the most shocking things that happened for me was this matter that came up in the Supreme Court for bail. This was for a case that ought to have been tried by a magistrate. Now, those cases, those bails have no business being in the Supreme Court, right? Those ought to end at either the Sessions Court or at the very most at the High Court. The problem is bails are not being granted, for example, right? And so, what is happening is your matters usually end up at a higher level, and it sort of burdens the higher judiciary more. The second problem is also access to lawyers. I think lawyers and the litigation process in itself is becoming more inaccessible day by day. Yes, more tedious. It's becoming more tedious, it's becoming more expensive, and so you know, litigants often are left with no other option but to either not go to court or worse, go to court and then have the lawyer back out at some point. I have come across several cases where lawyers have midway backed out because the client couldn't pay the fees. Now, insofar as how to reform, I think people far more knowledgeable than I have written on it. They've said everything from appointing more judges. So, for example, if you look, a couple of days ago, there was this report on a legal website that the Allahabad High Court, which is one of the largest high courts in the country, is functioning at 50% strength, right? So, I think there's spate of reforms, and I don't think it's possible to cover it in a short time, but I think reducing judicial vacancies and ensuring that matters get disposed of at the stage at which they ought to ideally get disposed of, I think that'll go a long way. I think, sir, that's definitely true because, I mean, like you said, we do have a lot of reforms in place and everything. And yeah, and what you said with regards to essentially the problems as well is very true, especially when we look at it in a, you know, real life perspective. Like I said, what is in paper is not often what happens in practice. So over to you now. And with this, I have my next question. Today, social media जो है वो हमारी ज़िंदगी का major part play करता है, and many of the people, they are watching some useful content. Some people are watching anything you know, that is not of their use. It's just purely for entertainment. और अगर मैं social media की बात करती हूँ, you are educating people through your content. आप उनको laws के बारे में सिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा educate कर रहे हैं through your videos. So just want to know how your journey has been, और जो हमारी audience में बैठे हैं future lawyers, उनके लिए आपका क्या message रहेगा regarding the content you post?
आप ही के क्वेश्चन में दो चीज़ें आती हैं। एक आप पहले पूछ रहे हो जर्नी के बारे में और दूसरा कंटेंट के बारे में। अब जर्नी के बारे में पहले बताऊं तो देखिए, जैसे कि मैं भी फर्स्ट जनरेशन इंडिपेंडेंट लॉयर हूं और आज मैं खुश हूं कि जो मैंने किया वो अच्छा किया, चाहे उसके अंदर क्योंकि अपोजिट पार्टी को अच्छा ना लगे, क्योंकि मैं ऑब्वियसली अपनी पार्टीज़ के जो जिनके लिए मैं केस लड़ रहा हूँ उनके फेवर में मैं ऑर्डर्स ला रहा हूँ, अपोजिट को तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। अब बिल्कुल जर्नी की बिगनिंग कहूँगा तो ये हुआ कि जब मैंने अपनी लॉ कंप्लीट करी, लॉ कंप्लीट करने के बाद पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि अब केसेस कैसे आएंगे, जो सबके माइंड में आता है। और जिन जिन से मैंने बात करी, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, सबका पहला एक ही क्वेश्चन, यार तेरे घर में कोई है जो वकील है, तेरे पापा मम्मी, तेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई दोस्ती में? मैंने कहा नहीं, कोई भी नहीं, मेरी फैमिली में कोई दूर दूर तक कोई वकील नहीं था। जिन जिन लोगों से मैंने बात करी उन सब ने मेरे को डिमोरलाइज करा, बट यहाँ किस्मत की बात ये रही, जिन जिन ने मेरे को डिमोरलाइज करा उनसे मेरे को केस पहले आए। और ये मेरे लिए खुद बड़ा शॉकिंग था कि उन्होंने मुझे केस क्यों दिया। केस चाहे पहले स्टार्टिंग में बड़े माइनर केसेस थे, मेजर नहीं थे, अब उन माइनर केसेस के अंदर ही मैंने अपना फुल 100% एफर्ट दिया, तो उनको अच्छा लगा। उसके बाद जिस पर्टिकुलर पर्सन का केस था उसको भी अच्छा लगा कि यार पर्टिकुलर चीज़ में मेरे को रिलीफ मिल रही है, तो ऐसे ही मेरे कनेक्शंस बने। इस दौरान यहाँ पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब की बात करें तो ये मैंने इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि जब मैं लॉ स्टूडेंट था तो मैं एक चीज़ को देख करके बहुत परेशान होता था कि कोई पर्टिकुलर चीज़ को ईजिली क्यों नहीं समझा रहा। सेक्शन तो बुक में भी लिखे हैं, मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है। एक ले मैन को समझना सेक्शन नहीं है, एक ले मैन को रिलीफ चाहिए। और मेरा वही माइंडसेट था कि जितने भी लोग हैं, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, हस्बैंड वाइफ, जिस मर्जी के केस हो, मुझे उनको सिंपल तरीके से एक पर्टिकुलर चीज बतानी है, आपके साथ ये हुआ है तो आपके पास ये रेमेडी अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर चीज से आपको रिलीफ मिलेगी, आपके पास ये स्टेप्स है। स्टेप्स को भी इजीली समझाओ, ये नहीं सरकारी तरीके से ये करना पड़ेगा, फिर वो करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर वो करना, ये तो सब बता रही है, बुक में भी लिखा है, आप पर्टिकुलर वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पर भी लिखा होगा कि क्या प्रोसेस है। आपको उसको समझाने का तरीका आना चाहिए ताकि सामने वाले पर्सन को ये हेडेक ना हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। एक चीज़ और कहूँगा, यहाँ पे जो भी लॉ स्टूडेंट्स थे, जो मैंने स्टार्टिंग में अपनी जर्नी में किया है, जब मैं अराउंड 2 महीने मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब मैं कम से कम एक डायरी लेके बैठा था। मैंने एक डायरी ली, मीडियम पॉकेट साइज नहीं, थोड़ी बड़ी डायरी ली। उस बड़ी डायरी के अंदर मैंने पर्टिकुलर डे में क्या करना है वो सारी चीज़ें लिखी, और 3 ऐसी मिनिमम चीज़ें मैं लिखता था जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो मेरी कहते हैं ना एक क्षमता से बाहर की चीज़ है कि यस यार, मैं आपको अगर ये कंप्लीट करके सो रहा हूँ तो मेरे को चैन की नींद आएगी कि हाँ मैंने कुछ एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ करी है। तो ऐसी पर्टिकुलर 3 चीज़ें मैं एटलीस्ट लिख के रखता था जो मैं वो करनी है। डिसिप्लिन मैं इसी को कहूँगा, मैं ये डिसिप्लिन नहीं कहूँगा कि सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 8 बजे उठो, मैं कुछ 7:30 बजे उठता था, 8 बजे तक उठता था, बट जो मेरे पर्टिकुलर डायरी में लिखा है वो मैं कंप्लीट करता था। मुझे कुछ नहीं पता कैसे करूँगा। अब जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जब मेरे को पहला केस, एक मेजर डीवी केस आया, मैं हस्बैंड की तरफ से था, और वो केस बिल्कुल बीच में आया, मतलब 20 स्टेज में आया, जब मेरे को आर्ग्यूमेंट्स करनी थी, और वो मेरा पहला केस था। उस केस में जब मैंने चेक करा अपोजिट साइड में वकील साहब कौन है, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन है वो, और उनको जितनी ईयर्स की प्रैक्टिस है वो मेरी एज है, एंड आई वॉज शॉक कि मैं कैसे करूँगा। तो वहाँ मैंने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में साकेत कोर्ट में इतनी प्रैक्टिस पहले करके गया, मिरर के आगे कैसे रिस्पॉन्स करना है, किस तरीके से कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है, जजमेंट्स कौन सी हाईलाइट करनी है मेरे को कोर्ट रूम में, कौन से यहाँ पे सेक्शन के अंदर हाईलाइटर्स मेरे को जज को बताने की सर ये चीज़ें हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ के बेस पे मेरे क्लाइंट को कहाँ रिलीफ मिलती है। एंड मेरे को उम्मीद नहीं थी, बट हुआ ये कि जो ऑर्डर था वो मेरे पक्ष में आया, जबकि मेरे सामने जो एज में मुझसे काफ़ी सीनियर थे वकील साहब, जिनकी एज ही एक्सपीरियंस मेरी एज जितना है। तो अगर मैं ये पर्टिकुलर चीज़ कर सकता हूँ तो मैं मानता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ ये तो आप भी कर सकते हो। कभी माइंडसेट में ये मत लाना मेरे सामने जो अपोजिट पर्सन खड़ा है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, आप साइंस में हो, कॉमर्स में हो, डजंट मैटर, कि मेरे सामने जो पर्सन खड़ा है 25-30 साल का एक्सपीरियंस लेके खड़ा है, रिस्पेक्ट है उनके लिए, बिल्कुल रिस्पेक्ट रखनी है। कभी ये मत लाना माइंड में कि भाई मैंने तो कर दिया, ये जो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत गलत है। रिस्पेक्ट सबके लिए रखनी है, हाथ जोड़ने हैं, तमीज से बात करनी है। मैं देखता हूँ कई जूनियर्स को जिनको ना कहीं पर ही हल्की से थोड़े से ही ऑर्डर्स उनके पक्ष में क्या आते हैं, दे फील लाइक कि हम सब कुछ कर लेंगे। उस दिन ऑर्डर मेरे पक्ष में आया, तब मेरे को समझ आया कि प्रिपरेशन ही सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हो, और वो मैंने किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भी उन सर से मेरी आज भी अच्छी बातचीत है, मिलते रहते हैं मेरे को। अगला क्वेश्चन क्या था आपका, सेकंड पार्ट?
सर यही कि यहाँ पर बहुत सारे एस्पायरिंग लॉयर्स हैं, सो उनके लिए आप कोई ऐसी स्किल्स जो उन्हें अपने आप में इम्बाइब करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों पे दे नीड टू वर्क, द मैसेज फॉर देम रिगार्डिंग दैट? मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ। हर लॉ स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन होता है कि केस कैसे मिलेगा, वो मैंने समझा दिया मेरे को कैसे मिले थे। दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा होता है कि सर मेरे को इंटरेस्ट समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी फील्ड में प्रैक्टिस करूँ। क्रिमिनल, सिविल के अंदर कमर्शियल कोर्ट्स आता है, प्रॉपर्टीज़ के केसेस आते हैं, मैट्रिमोनियल केस करने हैं, टैक्सेशन के केस करने हैं, बहुत सारे फील्ड है। IPR भी है, साइबर लॉ भी है, जो अब बहुत ज़्यादा ब्राइट एक फ्यूचर है इसका मैं कहूँगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैं लाइब्रेरी जाके बैठता था, AIR पढ़ता था। AIR के अंदर जजमेंट्स होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा पूरी AIR इतनी मोटी है उसको पढ़ो। AIR के ना जो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस होते हैं, इंडेक्स पेजेस, उसके अंदर ना जजमेंट्स को ना 4-5 लाइंस में एक समराइज फॉर्म में दिया होता है इस जजमेंट के अंदर हुआ क्या है। आप उन पर्टिकुलर पेजेस को ही पढ़ोगे ना, 3-4 AIR उठा लो और रोज पढ़ो। बस मैं कहूँगा इंडेक्स पढ़ो तब भी काम हो जाएगा। आप उस इंडेक्स को पढ़ोगे, उसके अंदर जो पर्टिकुलर जजमेंट लिखी होगी उसको पढ़ोगे। आप जितनी सारी जजमेंट्स को पढ़ोगे ना शॉर्ट में, आपको तब भी समझ आ जाएगा नहीं यार मेरे को टैक्सेशन में इंटरेस्ट है, मेरे को यहाँ पे साइबर लॉ में इंटरेस्ट है। आपको पर्टिकुलर चीज़ें समझ आएगी। फिर आप उन पर्टिकुलर जब जजमेंट्स को ही पढ़ना स्टार्ट करोगे तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी यस कि मेरे को इस फील्ड ऑफ लॉ में जाना है। ऐसे ही मैंने किया था। मेरे को 2 पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट था। पहले मेरे को टैक्सेशन में भी था, बट जब मैं टैक्सेशन में उतरा मेरे को समझ चीज़ें आने लगी, बट मेरे को माइंड में एक क्लैरिटी हो गई मेरे को नहीं जाना है इसमें। तो माइंड में क्लैरिटी रखो, ये नहीं कि आपको पूरा बूफे सिस्टम है सामने जो मर्जी है कर लो। नो, क्लैरिटी रखोगे तो कल को लोग याद करेंगे यार ये पर्टिकुलर पर्सन है, इससे हमने बात करनी है। मैट्रिमोनियल के अंदर ये X पर्सन है, टैक्सेशन के अंदर ये X पर्सन है, और ये मेरे को क्लैरिटी आई इन बुक्स के थ्रू जिनमें मैंने जजमेंट्स पढ़ी। तो ये एक बेसिक्स है जिसके बेस पे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी फील्ड ऑफ लॉ में काम करना है। थैंक यू सो मच सर अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। और जिस तरीके से आपने कहा कि आप डायरी में लिखा करते थे, नोट्स बनाया करते थे, आई ऑल्सो डू द सेम एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ें करते होंगे टू रीच क्लोजर टू देयर गोल। सो नाउ हेडिंग ऑन टू रोहन सर। सर इफ़ वी टॉक अबाउट एक्सेप्टेंस, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट आर सेल्फ, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि दूसरे हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वी डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट अदर्स, बट थिंक ऑफ दिस फैक्ट कि हम अपने आप को सबसे पहले एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड योर जर्नी हैज़ बीन एक्सेप्शनल, यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। एंड टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, यू आर एन ऑथर, यू आर अ लॉयर, और साथ ही साथ यू बिलोंग फ्रॉम द क्वेयर कम्युनिटी। सो हाउ चैलेंजिंग वॉज योर जर्नी? कैन यू शेयर अबाउट योर जर्नी? Well, I think for me, it has been a pretty smooth sailing because I've had, parents who've always been accepting. I walked into the chambers of a senior who's always accepting. So, by and large, it has been fairly easy for me. It's not always so easy for other people in the profession, outside of the profession, both. But of course, one always, has one. Well, every person struggles with self-acceptance. You don't even have to be queer for it. But the most radical thing that you can do for yourself, and the most radical thing that perhaps will lead to a wider societal acceptance is you loving yourself and you sort of growing comfortable in your own skin. So for example, earlier I wouldn't go to courts with my nails painted. But then I slowly started getting more comfortable doing that. And so I think at the end of the day, it's a process that everybody has to go through no matter who you are. For some, it's going to be more difficult than others. But at the end of the day, I think so long as you love yourself, everybody will love you. And just want an advice from you for anybody who is still in the shadows and is not coming out. What advice do you have for them? They perhaps know best. I think everybody knows their situation the best. If your intuition is telling you that it is not safe to come out, then perhaps it may not be safe to come out. You don't owe coming out to anybody. You don't owe an explanation for yourself to anybody else. Should you want to come out, it is your personal decision. Earlier, late last year, I was approached by this runaway queer couple, one of whom came out. And the family had sort of locked her up, severely medicated her, and then she managed to escape on a scooty. She went from one city in Uttar Pradesh, ran to Delhi, got in touch with an NGO. The NGO got in touch with me and we were able to secure a protection order for her. So, it gets really violent, it gets really scary really fast.
So if your intuition is telling you that it's not safe to come out, then perhaps it's not safe to come out. One of the things, a lot of people ask me is, when should I come out? My advice to a lot of people has been that, look, need to have a means of survival. You need to have a runaway kit that should things go bad, you're able to escape from the surroundings, right? You always prepare for the worst. So one of the things I always tell people who are considering coming out is have all your documentation, your passport, PAN card, Aadhaar card, have some amount of cash, but more importantly, have a source of survival. Somebody else who recently approached me came out, a young student actually, and they couldn't make a living for themselves after they came out, and then they were forced into doing sex work, right? So it's very essential that people, when you come out, and it has nothing to do with you, right? It has to do with the reactions of the society around you. But it is very important for your own safety and for your own survival that you have a means of livelihood. And for that, it's always better to err on the side of caution rather than to, make a foolhardy decision. Right, sir. And I'm really glad of the fact that your parents backed you, they supported you. And it's a beautiful thing. So now we'll proceed on to the next question. Okay, so firstly, sir, I really agree with the aspect about loving yourself, because when you love yourself, that's when you can truly perform to your best. And now coming to an aspect, and rather your book, which I would be touching upon right now. Your book, which is The Urban Elite versus Union of India, The Unfulfilled Constitutional Promise of Marriage Inequality. So firstly, a question to the audience. Did you guys hear about the same-sex marriage case that came on news? Yes? Great, awesome. And now coming to that. So you published your book right after the judgment of the case, right? So my question to you is actually about Article 377. So Article 377 is now not, Section 377 is not, constitutional anymore in India. And while that allowed the scope for same-sex marriage and, not marriage, but same-sex relations, it also repealed the entire provision as to how men or, people part of any other, queer community can actually file any case in court, right? So what exactly is your take on the, entire aspect of unconstitutionalization of the entire section? And how has this essentially impacted our entire Indian society at large? Because as a society, we are still very conservative, and that was quite a big change for our entire judicial system when you see about it. Well, you see there's some factual errors in your question, and I'll correct them. When the Supreme Court gave its judgment in 2018 in Navtej Singh Johar, it did not strike down Section 377, it read down 377. Now, for those of you who are law students and lawyers, you know that there's a slight difference there, where the court is not saying that the whole of 377 should go, but that carnal intercourse against the order of the nature, what 377 called non-penal vaginal intercourse, between consenting adults will no longer be a crime. So post that, from 2018 to 1st of July 2023, 377 remained on the statute books so long as the two parties were not consenting, one of the parties at least was not consenting to the act. On the 1st of July, you have the BNSS coming in. Now, if you read the report of the parliamentary committees and you look at the debates, you find that the government uses Navtej Singh Johar as a reason to not have an equivalent within the BNS, right? What that has led to is that, and this was opposed and this was brought up by multiple opposition MPs even during the debate, but nothing happened after that. Subsequently, last year, petitions were also filed both in the Delhi High Court and the Supreme Court. I think there's also one in the Allahabad High Court, if I'm not wrong, which asked for a similar law to be enacted. But of course, courts rightfully said that it is the job of the parliament to create an offense and not of the court. But what this has also led to, post BNS coming into force, is that people are really struggling. Every few days, I'll have somebody calling me up and telling me that, we went on a date, we were raped, and, what is the outcome?
what is the legal recourse rather? Now, what we've been doing is we've been using other provisions of grievous hurt, so on and so forth, which continue to remain criminal assault, criminal use of force, so on and so forth, which continue to remain on the statute book. The major problem, however, is two things. One is the quantum of punishment, which is much lower, and second is the bailability of the offense. So what has happened is there are very few offenses for which this is a non-bailable offense. So what happens then is that, for a non-bailable offense, usually the police station is, empowered to grant bail, and so you don't even have to apply to the magistrate to be granted bail. And so all of these people are coming out way more easily than they should be able to. They're threatening and intimidating the survivors. And so it's become a much harder sort of this journey to go through with the survivors. Yeah, so definitely. I mean, like you said, the way we deal with, different sections in our BNS is entirely different. So what you said was completely true. The way we deal with, let's say, a section 30 or 300 of IPC is very different from grievous hurt. But one question, or rather, I think you are the best to answer this, considering that you're also very young and you also are part of the community yourself. So, as India, we always advocated for a just and an equal, society with our fundamental rights also in place, advocating for the same thing. However, when we talk about Supriyo versus Union of India itself, it all felt upon just the matter of fact of one judge's decision. The quorum was also not that major. But any commission's report till date state that India as a society was not ready for such a major change where you constitutionalize and you allow same-sex marriage. So what do you think is the main reason behind the judgment per se as to why same-sex marriage is still not allowed in India, where a lot of other Southeast Asian countries for that matter recently had legalized the same very concept? And a follow-up to that particular question is also with regards to the entire legal fraternity as a whole and the entire legal system as a whole. Now when we talk about UCC with Uttarakhand and Goa, there's a very famous legal debate going on saying that when you legalize UCC, it also means you're legalizing same-sex marriage. So what is your opinion on that debate? Because it's a debate in the entire legal forum that's happening. Right, so let's talk about three major parts of your question. First being the Supriyo case and why it was wrong. Second, what went wrong with the Supriyo case. And third is the UCC. Now, when Supriyo went to court, I think for the first 3 days we thought, we'd be fine. If nothing, we would at least get a declaration from the court that the right to marry is a fundamental right. Right to marry a person of your choice. And the reason for our belief was the fact that this was true for judgments for at least the past 10-15 years. That was a trend that we were seeing, from Lata Singh to Shafin Jahan, Puttaswamy, so on and so forth. However, the judges did not do that. To the contrary, all 5 judges unanimously agree that the right to marry a person of your choice is not a fundamental right. Now, it's a fairly complex judgment to read for the reasons that there are some points where 5 judges are in agreement on the issue. There's some where 3 are on one side, 2 are on the other. There's some where 2 are on one side and 3 on the other. So it's a fairly complex judgment to sort of decipher what is the ratio and what is obiter. Now, what went wrong in terms of the community's effort, I think, is that there was not enough groundwork that was done in retrospection when the cases were brought to court. Look at 377 and how 377 sort of came down. The first petitions were filed in early 1990s, right? The AIDS Bhedbhav Virodhi Andolan challenged Section 377. You go right up to 2018, so that's nearly around 20-25 odd years that the fight against 377 happened. Marriage, on the other hand, was taken to court within 5 years of it being decriminalized, right?
The second error that happened, and I don't think lawyers are to blame here, though a lot of blame has fallen onto lawyers, was that the matters were filed in the Supreme Court directly. Now, for those of you again who are lawyers, you know that the powers of Supreme Court and the High Court are co-extensive to a large extent to grant writs, except the power of the High Court is much larger. Now, petitions were filed in Delhi, Kerala, and a couple of other High Courts seeking marriage equality. Now, in the Kerala High Court, the Union of India had filed an affidavit saying, we are going to file a transfer application to the Supreme Court and ask the Supreme Court to transfer all the cases to itself. So, subsequently, other cases came to be filed directly in the Supreme Court. Now, once the cases were filed, the matters were filed sometime around late December, early January of 2022. And then by the end of January, notices issued in the matters. April, May, matter is heard. October, the matter is decided. October is the 17th, we have the judgment. Now, what is funny about this also is, is the time that it took for the Supreme Court to constitute a constitution bench of 5 learned judges. And the pace at which that happened, I think that's something that, all of us are still scrambling as to why and still scratching our heads as to why that happened. Because you see, we'd just come out of tenures of 3 to 4 subsequent Chief Justices. You had Justice Thakur, Justice Khehar, Justice Gogoi, Bobde, and Ramana, where constitution benches had not been convened in the court for at least the past decade. That changed with Justice Lalit coming to the office of the Chief Justice. And then Justice Chandrachud came and that trend continued. Now, what is funny is that matters which were far older were not taken up. This was perhaps one of the first matters that was taken up by a constitution bench under the then Chief Justice, who also happens to be the master of the roster and decides which court will hear what cases, to be taken up. So I think none of us were expecting, even when we filed the matter, that it would, come to fruition from filing of the petition to the final judgment of the Constitution Court in less than a year. Now the UCC. You spoke about 2 UCCs, the Goa UCC and the Uttarakhand UCC. The Goa UCC is a completely different case and I don't want to touch upon it. Let's talk about the Uttarakhand one since that's the one in debate. Now, the Uttarakhand UCC, very interestingly, leaves out homosexual couples. So for all the trouble that it is putting heterosexual couples through, namely registration of live-in relationship, parental consent for marriage, and so on and so forth, homosexual couples or queer couples are left out of it. Now, to my mind, that's a great savior because families often become site of violence for queer couples. Families often become sites where queer couples are put at great risk of their life and liberty. Now, insofar as the constitutionality of the UCC is concerned, I think the Uttarakhand UCC gravely falls on the test of privacy, on equal protection and of autonomy recognized post-Puttaswamy. So, to my mind, at least the Uttarakhand draft is unconstitutional on certain aspects. There are other aspects of which where it borrows liberally from, say, the Special Marriage Act or the Indian Succession Act and so on and so forth. Those provisions have been tested in the past and so I'm assuming those will survive the test of time. But there are certain provisions that in my view will fall, namely the notice regime, namely the registration of live-in relationships and others. Other states have said that they'll also bring in UCCs, but unless we see the draft of that UCC, I don't think it's fair to comment on whether queer couples will be included in it or without it. Of course, there are a couple of drafts, one put out by Vidhi, for example, which puts queer couples within the UCC draft. But if the drafts are going to be similar to what the Uttarakhand UCC happens to bring in, then I think it's best that queer couples are left out of it. I mean, that's a very interesting perspective, sir. And honestly, I think everyone has their own individual opinion on it, which is why, the entire debate in itself makes it interesting. And so since we're talking about UCC and Tarun, so you have a great experience in terms of family law cases.
you have dealt with a lot of such aspects and from different communities. So I think your opinion here would also matter as to, do you think, let's take Uttarakhand UCC in itself, do you think it's actually practically implementable? Because till now हम हिंदूज के लिए अलग फैमिली लॉज और अलग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग होता है, तो आपको क्या लगता है कि ये सब मिक्स करने में और एक कोड इम्प्लीमेंट करने में क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकलिटी के बेस पे देखा जाए तो यहाँ पे यूसीसी के बाद जो है पॉलीगैमी, हलाला, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं रहेंगी. बट दूसरी तरफ से देखा जाए जो अलग रिलीजन बाकी हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका मानना है कि हमारे रिलीजन में जो पहले चल रहा था वो बिल्कुल सही है. तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके बोलूँ कि ये सही है और ये गलत होगा, क्योंकि हर किसी की फीलिंग्स होती है अपने रिलीजन के लिए, मैं उसे पॉइंट आउट नहीं कर सकता. मैं ये कहूँगा कि हाँ, अगर लॉ बना है, क्योंकि यूसीसी जो है मार्च 2022 के अंदर इसके लिए बात हुई थी और उसी पर्टिकुलर मंथ में हमारे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जी भी इसके अंदर इस पैनल में आए थे. तो 2 साल लगे हैं अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, तो डेफिनेटली कुछ बिल्कुल अच्छी चीज़ ही होगी. बट अगर पर्टिकुलर रिलीजन वाइज देखा जाए तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ पे आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी रिलीजन की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकता. Understood. But sir, more than religion, it's about the fact that कि जब सारे religions में different customs होते हैं, तब वो सब हम एक कोड में combine करेंगे, तो what do you think is practically possible? Because you have been to court and you must have seen a lot of cases from different backgrounds, right? So अगर एक culture और एक custom में एक चीज़ allowed है, जो दूसरी custom and दूसरी culture में allowed नहीं है, and when you combine it, how do you go about maintaining the religious sentiments of both sides? आप यहाँ पे दूसरे कस्टम्स और दूसरे रिलीजन की बात कर रहे हो, बट यहाँ ये देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है किसी भी तरीके से किसी रिलीजन को मना नहीं करता कि आप यहाँ पे केस फाइल नहीं कर सकते. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर क्रिश्चियन हो, आपने स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी करी हो, किसी भी तरीके से करी हो, आपने शादी करी है, आप साथ में एक घर में रह रहे हो, आप केस कर सकते हो. यहाँ पे तो कोई नहीं बोलता कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन के हो, इस लॉ को आप फॉलो नहीं कर सकते, ये लॉ आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होता. अब आते हैं आप ये यूसीसी के लिए. यूसीसी के अंदर जो है डाइवोर्स को लेकर के पर्टिकुलर, जैसे हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 है, उसके अंदर क्रुएल्टीज़ को बताया गया है कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पे आप डाइवोर्स ले सकते हो. वहीं आते हो मुस्लिम लॉ के अंदर, मुस्लिम लॉ अनकोडिफाइड है, ठीक है, बट वहाँ पे भी उन ग्राउंड्स को हम यूज़ करते हैं कि जी इस बेस पे हमको डाइवोर्स चाहिए, ये इसने करा है, इस बेस पे हमको डाइवोर्स चाहिए. और मोस्टली जो ग्राउंड आता है, जो अक्सर देखा जाता है, वो होता है क्रुएल्टी, क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंदर भी मैंने केस करे, वहाँ पे क्रुएल्टी के बेस पे ही मोस्टली गए हैं. ओके, तो अगर आप यहाँ कहते हो कि इन दोनों को बिल्कुल एक करके यूसीसी के बेस पे चलाया जाए, तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे ओपिनियन मेरा अलग है कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो पहले से चल रहा है उसको अगर आप एक कोडिफाइड लॉ के अंदर यूसीसी के अंदर लेके जा रहे हो, तो शायद कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसको थोड़ा ठीक नहीं लगेगा. हाँ, हालांकि लॉ बना है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन बना दिए कि इस सेक्शन के अंदर डाइवोर्स होगा, इस सेक्शन में ये ग्राउंड है, इस बेस पे होगा, वो दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा. बट ये अब डिबेट की बात आती है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि आई रिस्पेक्ट द रिलीजन एंड देयर कल्चर, चाहे सबके सब. ऑल राइट सर, अगर हम करंट एज की बात करें, so thank you so much, lovely audience. Okay, so moving on to the next question. आजकल करंट एज में लिव इन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. people want to actually experiment कि दूसरे इंसान के साथ रहकर कैसा लगता है, आपको उसकी आदतें जानने में टाइम मिल जाता है, and you get to know the other person better. So live in relationships के ऊपर what is your opinion versus live in relationships versus marriage, आपका क्या ओपिनियन है? लिव इन रिलेशनशिप वर्सेस मैरिज के बीच में एक पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर आ सकता है, उसको कहते हैं प्री नेप्टल एग्रीमेंट, जो इंडिया में अभी वैलिड नहीं है. आप उसमें पर्टिकुलर चीज़ें लिख सकते हो कि जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर ये ग्राउंड्स होंगे, कल को डाइवोर्स होता है तो इस ग्राउंड के बेस पे इस तरीके से हम जो है मैरिज को यहाँ पे डिसॉल्व करेंगे. जो उनको पता है कि देखो हर किसी को अपनी खामियां पहले पता होती है कि मुझ में ये खामियां, इस बेस पे शायद इनको पर्टिकुलर पर्सन को सही ना लगे, तो वो उस पर्टिकुलर पेज पे आ सकता है. आप लिव इन के अंदर उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ जा रहे हो, आप रहिए, ठीक है, आप लिव इन के बेस पे यहाँ पे डीवी का केस भी कर सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रहे हैं. बट अगर आप लिव इन और मैरिज के बीच में उस पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर को ले आओगे, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल वाली स्टेज जो होती है ना लिव इन वाली, वो हट सकती है. लिव इन में रहो, वो आपका राइट है, आप आराम से लिव इन में रहो, जिस पर्टिकुलर पर्सन के साथ रहना है, चाहे साल रहो, महीने रहो, जितना पर्टिकुलर पर्सन रहो. अब यहाँ पे लिव इन के दौरान ही हाँ ये तो पता चल ही जाते हैं कि इस पर्सन के साथ हमारा यहाँ पे लगाव नहीं है, इनके और हमारे यहाँ पे कनेक्शंस नहीं बन पा रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से, कि चाहे इनकी जो आदतें हैं ठीक नहीं है,
चाहे कोई वर्कोहॉलिक है जो ज़्यादा वर्क पे ध्यान देता है, वो मेरे पे ध्यान नहीं दे पा रही हैं, दे पा रहे हैं। आपको लगता है कि मैं जिनके साथ रहना चाहता हूँ, रहनी चाहती हूँ, वो जो है मेरे साथ टाइम स्पेंड करे शाम को 5 बजे के बाद, बट वो पर्सन जो है वो ऐसे प्रोफेशन में जो नहीं टाइम दे सकता। तो लिव इन में आपको काफ़ी खामियां पता चल जाती हैं। आपको एक और चीज़ बहुत बड़ी पता चल जाती है कि किसकी फैमिली ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है बीच में, क्योंकि मेरे पास जितने भी केसेस हैं ना, उसके अंदर चाहे दोनों तरफ से देखा जाए 60% से 70% केसेस लिटरली वही हैं जिसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। और यहाँ पे अरेंज मैरिज के केस ज़्यादा है मेरे पास लव मैरिज से के कंपैरिजन में, क्योंकि अब मैं पर्टिकुलर साइट्स को यहाँ पे नहीं बोलूँगा किस पर्टिकुलर वेबसाइट पे लोग मिल रहे हैं या कौन मीडिएटर है। लिव इन के अंदर आप ऑफकोर्स किसी के साथ हो, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप उसके साथ जा रहे हो, बट लिव इन के अंदर ये पता चल जाता है कि किसका रहना नहीं रहना है, आप छोड़ सकते हो। शादी हो गई तो लड़के के ऊपर यहाँ पे कहते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, वो है मेंटेनेंस की। बच्चे हो गए तब भी देने पड़ेंगे मेंटेनेंस, एलिमनी देनी पड़ेगी, ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और वहाँ पे लड़की जो होती है, लड़की को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि सोसाइटी, देखो हमारी इंडियन सोसाइटी अभी भी वेस्टर्न कल्चर को इतना अडॉप्ट नहीं कर पाई है कि जो लिव इन को एक ब्राइट मतलब बहुत ऐसे खुले दिल से एक्सेप्ट करे कि आप किसी लिव इन में रह चुके हो। ओके, तो लिव इन में आप रह रहे हो तब भी डीवी केस होगा, तब भी मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। अगर आप शादी कर रहे हो तब भी डीवी केस होगा, तब भी मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। हाँ, लिव इन के अंदर आप बातचीत पहले ही करके रखो कि जी हम इस टाइम पीरियड तक रहेंगे, अगर ठीक लगता है तो ओके, नहीं तो हम अलग अलग पार्ट में हो जाएंगे। और ये सब मैं साफ कहूँगा, सारी चीज़ें रिटर्न में रखनी ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट में जब आते हो ना आप, तो आपके मुंह से क्या बोला गया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने क्या लिख के दिया है व्हाट्सएप पे, किस तरीके से बात हुई है, कौन से वीडियोस हैं, किस बेस पे बात चल रही है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि सो एंड सो डे जो है लड़के लड़की का यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ और लड़की ने केस डाल दिया, जी लड़के ने मेरे को थप्पड़ मारा था। लड़का कहता है जी ऐसा तो हुआ ही नहीं, इस पर्टिकुलर डे पे जो है शाम को बोल रही है सब वो, यहाँ तो हम पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। तो पार्टी का पता कैसे चलेगा कि आप पार्टी में एंजॉय कर रहे हो किसी फ्रेंड के घर पे? कुछ वीडियोस तो होंगे, कुछ तो होगा। विटनेस के बेस पे चलोगे, विटनेस तो पलट जाते हैं, विटनेस का क्या करोगे आप? तो याद रखना, विटनेस पे भी आप एक तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ भरोसा नहीं कर सकते। चीज़ें रिटर्न होनी चाहिए, वीडियो प्रूफ होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आप कोर्ट में दिखा सको। किसी के भरोसे चलोगे कि कल को ये मेरी तरफ से कोर्ट में बोल देगा तो ये आप एक तरीके से डाइसी चीज़ में घूम रहे हो। ओके, भ्रम में नहीं रहना, लिव इन में रहो। बट अगर प्री नेप्यूटल हमारे देश में अलाउ हो जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें पहले ही यहाँ पे डाइवोर्स जैसे बहुत सारे केसेस जो है कम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा होगा कि अगर हम डाइवोर्स लेना चाहते हैं, अगर कल को हमारी बात नहीं बनती है तो हम इस ग्राउंड पे इस तरीके से डाइवोर्स लेंगे। आपकी फैमिली ने इतना इन्वेस्ट किया था, मेरी फैमिली ने इतना इन्वेस्ट किया था, कल को अगर यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं तो XYZ अमाउंट आप पे करोगे, XYZ अमाउंट मैं पे करूँगा। इस तरीके से म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स ले लेंगे। क्योंकि जब कोर्ट में डाइवोर्स केस आता है ना, एक डाइवोर्स केस कम से अगर ढंग से कंटेस्टेड होता है प्रॉपर मैनर में, तो कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है वो 5-5, 6-6 साल मिनिमम चलते हैं। मैं कुछ स्टेट्स में ये कहूँगा मैंने 2-2 साल के अंदर ख़त्म होते हुए देखे। अभी रिसेंटली मैं हैदराबाद में था, एक केस के चलते डाइवोर्स केस ही था, तो मैं वहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को देख के अमेज था कि यहाँ बड़ी जल्दी डाइवोर्स केस ख़त्म हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। दिल्ली के अंदर 3-3 महीने की डेट्स मिल रही है मिनिमम। तो अगर ये प्री नेप्यूटल वाली चीज़ पहले ही होती ना, तो ये सब चीज़ें यहाँ तक आती ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा केसेस कम हो जाते। लिव इन में रहना है, इट्स योर चॉइस, बट हर चीज़ को रिकॉर्ड में रखना, मैं ये कहूँगा। ऑल राइट सर, एंड व्हाट डू यू फील कि लीगली रेगुलेट करना कितना ज़रूरी है लिव इन रिलेशनशिप्स को? एंड कैन यू प्लीज़ होल्ड द माइक लिटिल क्लोजर? इज सर ऑडिबल टू एवरीवन? सबको आवाज़ आ रही है? दम नहीं आ रहा, ठीक है। I would say good morning, उठ जाओ जो लोग नहीं सुन रहे हैं ध्यान से, because it is important for all of you guys. आपके काम आने वाला है ये आगे, और अगर आपके पास कोई questions है, just in case we have any time, we can also take your questions later on. So please listen carefully. Can you please repeat your question? Okay, so legally regulate करना कितना ज़रूरी है live-in relationships को? लिव इन रिलेशन को लीगली यहाँ पे रेगुलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाता है कि इस पर्सन के साथ रहोगे नहीं रहोगे। देखो, लव मैरिज सारे कर लेते हैं, पेरेंट्स मानते हैं नहीं मानते, एक टाइम के बाद हो ही जाती है, कई बार कुछ नहीं करते हैं। अब लव मैरिज जो हो रही है, उसके बाद आपको पर्सन की असलियत पता चलती है कि वो पर्सन क्या है, किस तरीके से बिहेव करता है। ऑन फोन तो सबके सब यहाँ पे चिट चैट अच्छी कर लेते हैं, बट जब साथ में रहते हो ना, तब पता चलता है कि कौन कितने पानी में। ठीक है, आपको ऑन फोन आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, और ये होता भी है।
बट जब साथ में रहते हो ना तब असलियत पता चलती है कि यार ये पर्सन ना जो फ़ोन पे था वो रियलिटी में नहीं है, इनके जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत गलत हैं। और इसीलिए यहाँ पे लिव इन को मैं कहूँगा रेगुलराइज होना चाहिए, एक इम्प्लीमेंटेशन इसकी होनी चाहिए ताकि पहले ही पता चल जाए। अगर आपको लिव इन में ही पता चल गया तो फिर तो शादी करोगे ही नहीं, शादी नहीं होगी तो फिर डाइवोर्स केसेस कम होंगे। सही बोल रहा हूँ? उन्होंने एग्री कर लिया आपकी बात पे। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so before we end, I thought कि since you both are lawyers and so many people over here want to become lawyers, we'll have a very fun question. So I am going to ask both of you to tell me one trick to deal with a hostile witness during a cross-examination. क्योंकि I'm sure both of you would have handled it, right? So one trick to deal with a hostile witness. हॉस्टाइल विटनेस जब भी कोर्ट में आता है ना, पहले जो स्टार्टिंग में बोलता है कि दैट मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, और वो कोर्ट में आके पलट जाता है, तब एक बार के लिए हमको भी ये लगता है कि इस पर्सन ने क्या कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले तक तो सब कुछ ठीक था, अब ये यहाँ पे पूरा पलट गया। तो उस पर्टिकुलर पर्सन से ना फिर हमको उस पर्टिकुलर मेन क्वेश्चन नहीं करने होते उस हॉस्टाइल विटनेस से, उससे आजू बाजू के पेरीफेरियल के क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप उसे डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो डिनाई करेगा ही करेगा, और फिर आपको उसके सराउंडिंग्स वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जैसे जो भी इंसिडेंस हुआ, अगर आप उसे डायरेक्ट बोलोगे कि ये इसने करा था, हाँ जी करा था, हॉस्टाइल हो गया क्योंकि वो तो बोलेगा इसने मारा है इसको, फिर आपको उसके आसपास के सिनेरियो के क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। आप वहाँ पे कब से थे, क्यों थे, क्या करने आए थे, कितने डिस्टेंस पे थे, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन केस टू केस होते हैं। तो ऐसे हॉस्टाइल विटनेस को आसपास के क्वेश्चन से ही यहाँ पे कहते हैं कि उसको पकड़ा जा सकता है कि ये हॉस्टाइल हो चुका है। फिर हम कोर्ट में बताते हैं कि सर ये जो है पर्सन यहाँ पे आया है, ये हॉस्टाइल है, इसने स्टार्टिंग में तो हमारे पक्ष में बात करी थी, यहाँ पे जो अब ये पलट चुका है। इस तरीके से मैं हॉस्टाइल विटनेस को यहाँ पे डील करता हूँ। Well, I don't do trials, so I'm rather handicapped to answer your question, so I not answer it. Okay, but then I will ask you another question with regards to your expertise itself. So, can you tell me one thing or one practice that you think every judge in a particular court or no matter which court it is would actually appreciate and like that would give you an edge? Just know your facts. I think a lot of us end up focusing too much on the law and leave out the facts. I think focus on what is in your brief and the facts in your brief. Perfect. I think that's important. Great. So with that, we come to an end to this lovely panel, and I think I truly enjoyed it. And I'm sure everyone here also enjoyed a lot because we have a lot of school students here, so they are very intrigued by a lot of the answers that both of you gave. So to end this segment with a quick and a very small rapid fire. So my friend here is going to be telling one word, and you just need to tell the one thing that comes to your mind within 5 seconds. So Within 5 seconds. Yeah, within 5 seconds. Okay, we'll start this rapid fire. First statement is Constitution of India. Backbone of India. Backbone of India. True, sir. A people's document. Okay. Favorite Chief Justice of India. D.Y. Chandrachud. Quickly. I don't think one should have a favorite Chief Justice. I think each Chief Justice should be analyzed objectively on the hits and misses of their tenure. Amazing answer. Next word. One book you would recommend everyone here to read. I'll recommend everyone to read AIR because उसके ही बेस पे आपको क्लैरिटी आएगी कि आपने कौन सी फील्ड ऑफ लॉ में काम करना है। वैसे तो उसके बाद रेफरेंस बुक आप बहुत सारी उठा सकते हो, बट AIR is the best. To Kill a Mockingbird by Harper Lee. Oh yeah, I've read that book. That's a really good book. One also Thoughts at 4 AM. मैंने ये बुक रिसेंटली Amazon पे देखी हुई थी, बहुत अच्छी बुक है, उसमें कुछ पोएम्स लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी है। एक रात को 4 बजे वाले थॉट्स हैं, वो बुक अच्छी है। Guys, you're in a literature festival. I think you should all add that to your to-dos and to read now. True. And thank you so much for your recommendations. Moving on, one judgment that every aspiring lawyer must study. अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके पीछे का रीज़न बता दूं। देखो, पुलिस से आपका कभी ना कभी लाइफ में सामना ज़रूर होगा। मैं आपको कोई ऐसी जजमेंट बता दूंगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना 20 पेजेस में पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ होगा, बट पुलिस के साथ सामना हर किसी के साथ हर किसी का होता है। अब पुलिस से डील करने के लिए वो जजमेंट पढ़ लेना, बहुत काम आएगी, कल को याद ज़रूर करोगे। Rohin sir? I don't think I have one. I think all of them are rather important in their own right. So I don't think there's one that I could perhaps pick out. Okay, a very diplomatic answer I would say, but good. Okay, moving on.
Youth. यूथ ये रे मेरे यूथ मेरे सर साथ जो इसीलिए मेरे तो पूछा. मेरे जो यूथ है ना मेरे साथ जो इंस्टाग्राम पे जुड़ी हुई है मैं लिटरली उनका फैन हूँ. मेरे को यूथ के काफ़ी मैसेज आते हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ उनसे बात करके. What about you, sir? My youth is gone, so gone, I guess. Amazing. Next word is India. लव. You defined it very well. And you, sir? Unity in diversity. Perfect example. Where yes, obviously, इतनी सारे different cultures है. We can also see a lot of people, students here जो शायद अलग-अलग जगहों से आए होंगे. So moving on to the next word. Vadodara Literature Festival. कूल. Fun. Okay, I am glad. The next word is the venue, the beautiful venue here, Parul University. काश मेरे यहाँ पे एडमिशन हुआ होता यार. I've not been around, so I wouldn't be able to answer. I've not been around the campus, so No, you can just like tell about the vibe, how you feeling here. Parul University को लेकर, you know, you can look in around और कितना beautiful सब setup किया हुआ well, है. the ground is really pretty. And no worries, I think we can take you on a tour next to fix that as well. Definitely. So the next word, Okay, the last and final. IIMUN. यू आर क्रिएटिंग लीडर्स लिटरली. आई एम फैन ऑफ यू. आप लोगों को यहाँ पे आप बच्चों को यहाँ पे उनके साथ इंटरेक्ट करवा रहे हो जो अपनी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सेल करके आए हैं या वो कर रहे हैं, वो समझाते हैं किस तरीके से करना है. इससे आप लोगों का टाइम बच रहा है. अच्छा एक चीज़ और बोलूँ अगर आपको मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँ तो. no problem, sir. मैंने जब अपनी लॉ फील्ड में जब प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो उस दौरान ना मैंने हर पर्टिकुलर पर्सन से जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या तो वर्क कर रहा है या उससे रिलेट करता है, चाहे वो फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, कहीं पे भी हो, मैंने उन सबसे ना इंटरेक्शन स्टार्ट किए थे. उनसे इंटरेक्शंस करने का ये फ़ायदा हुआ कि मेरे अब कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं ना कहीं मेरी कहते हैं कम्युनिकेशन बनी हुई है किसी न किसी से, बहुत अच्छी और नेचुरल कम्युनिकेशन है. इससे ये फ़ायदा होता है कि जितने भी मेरे सीनियर्स रह चुके हैं या जो मेरे साथ के कलीग्स हैं उनको अब ये होता है कि यार तरुण को फ़ोन करो, तरुण जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी से बातचीत करा के पर्टिकुलर मैटर को सॉल्व करवा देगा. तो कम्युनिकेशन ज़रूर बनाना बहुत फ़ायदा होता है. अब सोचो मैं अपने खुद के लॉयर्स फ्रेंड की हेल्प कर रहा हूँ या एडवोकेट्स की, तो फिर So, What was the question again? IIMUN. Trailblazer. Okay, thank you so much.